प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीछे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डिस्कशंस देखिए, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है आप लोगों का, इतिहास का। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कक्षा 12 के वे विद्यार्थी जिनका के विषय इतिहास है, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे डिस्कशंस। और आप लोगों का कई दिनों से परेशान आप थे आप लोग की सर, जो इतिहास है उसका मॉडल पर आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो देखिए, प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी यूपी एमएसपी पर ये पेपर उपलब्ध है आप सभी लोगों का डिस्कशन। तो इस पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये जो पेपर होगा आज का डिस्कशन, ये बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए लाभान्वित होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा डिस्कशन। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आप देख ही रहे हैं। कितने शब्दों में क्या लिखना होता है इसको आप भली भांति जानते हैं अच्छे से। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए, खंडक्का में जब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो खंडक्का में आप पढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पहले स्टार्ट होती है। इसमें देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन नहीं थी। देखिए, प्रश्न देखिए कैसा पूछा हुआ घुमाकर। इस सभ्यता की भवन व सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये बातें विशेषता नहीं थी, तो देखिए यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है विशेषता नहीं है। ये जो था हड़प्पा सभ्यता, तो ये शहरी सभ्यता था ना, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं था। क्या था? शहरी सभ्यता। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर कहा जाए, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे और शहरी सभ्यता के रूप में इसे जाना जाता है। ग्रामीण सभ्यता जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग और देखते हैं सेकंड प्रश्न को। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। कृष्णा और कांवरी का दबाव, कृष्णा और तुंगभद्रा का दबाव, कावेरी और तुंगभद्रा का दबाव, कृष्णा और भीमा का दबाव। तो देखिए दोस्तों, कृष्णा और तुंगभद्रा का दबाव जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। कलिंग, तक्षशिला, तमिलकम, कौशाम्बी। तो देखिए, इनका जो उदय हुआ था वो तमिलकम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलकम में। ठीक है ना। तमिल प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिल प्रदेश में। चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का, राजवंशों का जो इतिहास रहा है वो कहाँ से रहा है? तमिलकम से। ठीक है ना। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए, चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, नलियार नलैयार दिव्य प्रबंधम, नलैयार दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। देखिए दोस्तों, नालायिर दिव्य प्रबंधन का जो संबंध है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये था आलवार से। यानी आलवार जो संतों का ये काव्य संग्रह है, एक तरीके से आलवार संतों का काव्य संग्रह है। ठीक है ना। देखिए, तमिल के 4000 पद्यों को, देखिए तमिल के जो आलवार वाले जो संत थे उनके 4000 पद्यों को कहते हैं, जिनकी रचना जो थी 12 आलवार संतों 8वीं सदी के पहले ने की थी। ठीक है ना। तो ये एक नालियार जो इसमें वो शब्द यूज किया गया, तो इसका अर्थ ही होता है क्या? 4000। तो चौथे का विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जानदार जानदार प्रश्न बनाया गया एडिशन देखिए इस पेपर में आप लोगों के, और सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कम्पिटेटिव एग्जाम की तरह दिया गया, जिससे ऐसा लग रहा है मानो हम लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं बल्कि कम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना डिस्टेंस। निम्नलिखित को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। बाजरे के दाने, मिट्टी से बने हल्का प्रारूप, जुते हुए खेत के साक्ष्य नहरों के अवशेष। तो ये 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाजरे के दाने जो होगा वो आपका क्या होगा? बनावली हो जाएगा। तो ठीक है ना, बाजरे के दाने जो हुए मिले हैं वो कहाँ से? ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो होगा आपका, जब बढ़ते हैं हम लोग तो मिट्टी से बने ना, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी से बने के हल का रूप कहाँ मिला है? यहाँ पर बी का जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए बी का
4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का अ का क्या हो जाएगा, अ का आपका 2 हो जाएगा। तो अ कहाँ पर है, ये है, तो अ का देखिए बाजरे के दाने जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके गुजरात से। ब का 4 हो गया। स का जो होगा वो 1 होगा, जुते हुए खेत के साग जो मिले हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, और नहरों के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सोरतू घई से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सोरतू घई से। तो मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतिरूप मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, बनावली से। और ब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया गया है, तो ब का मिट्टी से बने हुए प्रारूप तो बनावली हो गया। अ का जो होगा बाजरे के दाने गुजरात से। और श का जो ऑप्शन होगा जुते हुए खेत के साग जो है कालीबंगन से। और नारों के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, सोरतू घई। ठीक है, तो यहाँ पर जो का ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देखें, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, पोजल भूमि। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अकबर के समय पोजल भूमि। तो पोजल भूमि की क्या विशेषता थी। देखिए दोस्तों, पोजल भूमि के बारे में बात किया जाए तो ये जो भूमि थी पोजल भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। यानी यह अत्यंत उपजाऊ भूमि थी जिसमें वर्ष में 2 फसलें पैदा की जाती थी और धरती को कभी परती नहीं छोड़ा जाता था। इसका मतलब कि देखा जाए दोस्तों, ग प्रश्न जो होगा वो राइट हो जाएगा। ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन ना। तो मतलब भूमि को परती न छोड़ना, नहीं ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, तो उसे एक आ गया पोजल भूमि। बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्तंभधारी बंदोबस्त। ठीक है ना, स्तंभधारी बंदोबस्त क्या था, या जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त कहा जाए या तो स्तंभधारी बंदोबस्त कहा जाए, तो दोनों का अर्थ आप एक समझिएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को लागू करने के समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। लॉर्ड कार्नवालिस था, मतलब बंगाल के देखा जाए तो गवर्नर के रूप में। निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा नीलाम करने की व्यवस्था थी। देखिए दोस्तों, ये सभी की सभी बातें जो इसमें शामिल की गई हैं वो सभी की सभी बातें सही हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व की राशि निश्चित किया हुआ था, फिक्स किया हुआ था। इस व्यवस्था को सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था, ये बात भी सही है। और उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कार्नवालिस था, ये बात भी सत्य है। और निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा जो था वो नीलाम करने की व्यवस्था थी। तो जो विकल्प नंबर घ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी जो ऑप्शन है वो इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1798 में, हाँ 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था। देखिए दोस्तों, 1798 से 1805 तक जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो साम्राज्य के रूप में, तो ये संधि के रूप में जो बात करने वाले व्यक्ति भारतीय रियासतों के बीच, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच संधि की बात की गई थी। और इसको करने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली था। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए चौरी चौरा कांड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी, देखिए महात्मा गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन यहाँ पर देखिए चौरी चौरा का जो कांड हो गया था डिस्टेंस, तो यहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि भाई वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे लेकिन वो हिंसा हो गया वहां पर, तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, जिसका वो सुभाष चंद्र बोस जी ने विरोध भी किया था कि नहीं आप आंदोलन को वापस मत लीजिए, लेकिन इसलिए दोनों में थोड़ा सा खटपट भी हुई थी उस समय। तो चौरी चौरा की जो हिंसक घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। ठीक है ना, डिस्टेंस बताइए कि जो चौरी चौरा जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, बहुत ही सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है। 10वां देखिए प्रश्न क्या है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया। तो इसे पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्य के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया हुआ था। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को देखा जाए तो प्रस्तुत करना और अनुमोदन का जो काम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, ये प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। तो इस तरीके से देखिए आप लोग के भविष्य के लिए प्रश्नों की श्रृंखला थी। खंड ख में जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो खंड ख में जो है वो आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था? और भी जो बातें लिखी गई हैं देखिए, पुरातत्व से संबंधित प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, निम्न बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बस बताना है आपको, वन लाइनर टाइप में है ये सब प्रश्न, अति लघु। 1857 के विद्रोह समय किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम बताइए। तो कहाँ कहाँ से विद्रोह हुए थे और किन किन ने वहां पर साथ दिया हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अधिस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है ना। देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, खंड ख में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, खंड ख में जो है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्नों को देख लीजिए। सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभिलेखों से देखिए, से विजयनगर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। स्थायी बंदोबस्त से पूछा जा रहा है। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? खंड ग में जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पुरातत्वविद का जो है वो अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? अथवा असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध था? स्पष्ट कीजिए। यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों का व्याख्या कीजिए। किताब उल हिंद पर लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अथवा वाले जो प्रश्न मिलते हैं आप लोग को उसको ध्यान से पहले देख लिया करिए, फिर वहां पर देखने के बाद ही उसमें डिसीजन लिया करिए कि हाँ आपको कौन सा प्रश्न करना है, जिसमें आपको अच्छे से हेडिंग समझ में आ रही है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, तब उस आपको उस प्रश्न को छूना चाहिए। देखिए, खंड अंग में जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, वन लाइन में प्रश्न है आप लोग को। तिथियों से संबंधित घटनाएं और ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण अपने लेक्चर ऑलरेडी बना रखे हैं। जब आप इतिहास के प्लेलिस्ट को देखेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये डेट लिखा हुआ है, डेट वाइज पर पूरा आपका जो है क्या हुआ था, क्या इस पर ऐतिहासिक घटना क्यों है, क्यों ये डेट याद किया जाता है, क्यों सन याद किया जाता है, इसके बारे में बताना है। मानचित्र संबंधित कार्य देखिए, वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, वह स्थान जहाँ से एक सलीम चिश्ती की दरगाह है, वह स्थान जहाँ 1857 की विद्रोह प्रारंभ हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। डांडी जगह हो गया आपका। 1857 का विद्रोह जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? मेरठ से हुआ था ना। मेरठ में जो वो कौन सा जगह था जहाँ से स्टार्ट किया गया था? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जहाँ पर मंगल पांडे जी ने शुरुआत किया हुआ था ना, बैरकपुर ना। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी बताइए कहाँ थी? और देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है यहाँ पर देखिए उनके लिए भी प्रश्न है यहाँ पर। तो इस तरीके था डिविजन ये आप लोगों का इतिहास का कक्षा 12 के विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। डिविजन ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।